हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन रैकशीट पर। आज आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है यानी कि 9 फरवरी की थर्ड शिफ्ट हुई है, उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके एनालिसिस कराए जाते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में किस पैरा खिलाड़ी को यानी कि पैरा एथलीट खिलाड़ी को प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए मरियप्पन थांगवेलुबु, बी ऑप्शन था प्रवीण कुमार, सी ऑप्शन था वरुण सिंह भाटी और डी ऑप्शन था शरद कुमार, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी प्रवीण कुमार। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। पैरा एथलेटिक्स में प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रवीण कुमार को मिला है। खेल ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कुल 4 लोगों को मिला है, लेकिन पैरा एथलीट में प्रवीण कुमार को मिला है। इसको एक्सप्लेन करते हैं कि वर्ष 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड यानी कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान पैरा एथलीट प्रवीण कुमार से को सम्मानित किया गया है। प्रवीण कुमार ने पैरा ओलंपिक हाई जंप में T64 में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया और इसी उपलब्धि के लिए उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या रही। आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए 85, बी ऑप्शन था 92, सी ऑप्शन था 105 और डी ऑप्शन था 111 है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 105। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत की स्थिति है, रैंक आई है, वह 105। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया है कि भारत की रैंक में हल्का सुधार, लेकिन कुपोषण अभी भी चुनौती है, यानी कि 105 रैंक आई है भारत की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में किस शहर ने भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो शुरू किया है। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए मुंबई, बी ऑप्शन था चेन्नई, सी ऑप्शन था कोलकाता और डी ऑप्शन था कोचीन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलकाता। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 2025 में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू किया गया है। कोलकाता इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को बताया है कि जो हुगली नदी के नीचे ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर, उसमें जो मेट्रो अंडरग्राउंड वाटर है, उसमें जो हुगली नदी के नीचे ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कोलकाता इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए ऑपरेशन मैत्री, बी ऑप्शन था ऑपरेशन राहत, सी ऑप्शन था ऑपरेशन ब्रह्मा और डी ऑप्शन था ऑपरेशन दोस्त, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑपरेशन ब्रह्मा। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। म्यांमार के भूकंप के जवाब में भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन था ऑपरेशन ब्रह्मा। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया है कि वर्ष 2025 में म्यांमार में आए भीषण भूकंप के बाद भारत सरकार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरुआत की। इस ऑपरेशन के तहत एनडीआरएफ, भारतीय सेना, वायुसेना और चिकित्सक दल और म्यांमार को भेजा गया। भारत ने दवाइयां, राहत और खोज बचाव उपकरण और मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी धातु यानी कि नॉन मेटल चमकदार होती है। 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको। ई सल्फर, बी ऑप्शन था फास्फोरस, सी ऑप्शन था आयोडीन और डी ऑप्शन था कार्बन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। इसका एकदम करेक्ट आंसर होता है। जो आयोडीन होती है वह अधातु चमकदार होती है। आयोडीन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया है कि अधिकांश धातुएं नॉन मेटल यानी कि चमकदार नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक अपवाद है। आयोडीन बैंगनी काले रंग का होता है। इसकी सतह पर धातु जैसी चमक पाई जाती है, इसीलिए यह चमकदार अधातु कहलाती है। यह ज्यादातर जो अधातु होती है वह चमकदार नहीं होती, लेकिन जो आयोडीन है वह चमकदार होती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में लॉन्च की गई प्रभा डिजिटल पहल किस संस्था से जुड़ी है। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन था आरबीआई, सी ऑप्शन था सेबी और डी ऑप्शन था नीति आयोग, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी आरबीआई। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2025 में प्रभा डिजिटल पहल शुरू की है। इसी को बताया है कि प्रभा पोर्टल आरबीआई की डिजिटल और रेगुलेटरी पहल है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था पौधों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना, बी ऑप्शन था ऊर्जा उत्पादन यानी कि एटीपी बनाना, सी ऑप्शन था
इसमें डीएनए नहीं होता और डी ऑप्शन था क्लोरोफिल बनाना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्जा उत्पादन, एटीपी बनाना। यह पौधों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य होता है, ऊर्जा उत्पादन यानी कि एटीपी बनाना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोशिकाएं कोशिकीय श्वसन होता है, भोजन यानी कि ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी बनाया जाता है। एटीपी की कोशिका में ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी है, यह कार्य पौधों और जंतु को दोनों की कोशिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन निर्माण केंद्र यानी कि ड्रोन हब किस राज्य में विकसित किया गया है। चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको, ए कर्नाटक, बी ऑप्शन था उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन था तेलंगाना और डी ऑप्शन था गुजरात, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर था। और 2025 में सबसे बड़ा ड्रोन निर्माण केंद्र जो है वह उत्तर प्रदेश में विकसित किया गया है, उत्तर प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि यूपी को ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, यूपी इसका एकदम करेक्ट आंसर था उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा मादा यानी कि फीमेल का प्रजनन अंग है। चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको, ए गर्भाशय, बी ऑप्शन था वृषण, सी ऑप्शन था शुक्रवाहिनी और डी ऑप्शन था प्रोटेस्ट ग्रंथि, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि गर्भाशय इसका एकदम करेक्ट आंसर था। मादा का जो प्रजनन अंग है वह गर्भाशय इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया है कि गर्भाशय मादा का प्रमुख प्रजनन अंग है, इसमें निषेचित अंडाणु का स्थापन होता है और यहीं भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में किस भारतीय शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए जयपुर, बी ऑप्शन था श्रीनगर, सी ऑप्शन था वाराणसी और डी ऑप्शन था भुज, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रीनगर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला है, श्रीनगर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को बताया है कि श्रीनगर को हस्तलिपि के लिए यह दर्जा मिला है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह पूछा था कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए CO2, बी ऑप्शन था CH4, सी ऑप्शन था N2 और डी ऑप्शन था N2O, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो N2 गैस है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी की ये जो CO2 है, CH4 और N2O यह सभी मीथेन गैस हैं, ये ग्रीन हाउस गैस है, सॉरी। इसी को बताया है कि जो नाइट्रोजन जो N2 होती है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि जो CO2 होती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो और प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे CO2 और मीथेन ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। जो N2 यानी कि नाइट्रोजन है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यही ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर था N2। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था विश्व सूमो चैंपियनशिप 2025 में किस देश में आयोजित किया गया था। चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको, ए जापान, बी ऑप्शन था थाईलैंड, सी ऑप्शन था संयुक्त राज्य अमेरिका, सॉरी यूनाइटेड किंगडम और डी ऑप्शन था अजरबैजान, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी अजरबैजान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो विश्व सुपर चैंपियनशिप हुआ 2025 वह अजरबैजान में आयोजित किया गया था, अजरबैजान इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि सूमो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अजरबैजान में किया गया था। हाल के वर्षों में अजरबैजान ने कुश्ती, जूडो, MMA और अब सूमो जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन की मेजबानी करके खुद को एक प्रमुख स्पोर्ट होस्ट नेशन के रूप में स्थापित किया है। अजरबैजान इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था पेड़ की जड़ और तने के ऊपरी बढ़ते हुए सिरों पर लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए शीर्षस्थ विभज्योतक, बी ऑप्शन था पार्श्व विभज्योतक, डी ऑप्शन था सी ऑप्शन था अंतर्वर्ती विभज्योतक और डी ऑप्शन था स्थायी ऊतक, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए शीर्षस्थ विभज्योतक इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया है कि पेड़ पौधे की जड़ों और तनों के ऊपरी यानी कि बढ़ते सिरों पर जो ऊतक यानी कि लंबाई बढ़ाने का काम करता है उसे शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं। यही इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था विद्युत बल्ब में प्रयुक्त फिलामेंट किस धातु का बना होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए तांबा, बी ऑप्शन था एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन था टंगस्टन और डी ऑप्शन था लोहा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि टंगस्टन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। टंगस्टन जो विद्युत बल्ब फिलामेंट होता है उसको वह टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, टंगस्टन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अब आपको जो विद्युत बल्ब होता है उसमें जो गैस भरी होती है वह आर्गन गैस भरी होती है।
और जो उसका फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का होता है। टंगस्टन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यही क्वेश्चन पूछा था। इसी को बताया है कि जो टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए यह तेज गर्मी सह लेता है, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वर्ष 2025 में भारत की पहली एआई आधारित राष्ट्रीय जनगणना पहल किस संस्था ने शुरू की है? आपके चार ऑप्शन दिए गए थे। ए गृह मंत्रालय, बी ऑप्शन था नीति आयोग, सी ऑप्शन था सांख्यिकी मंत्रालय और डी ऑप्शन था डिजिटल इंडिया मिशन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। वर्ष 2025 में भारत की पहली एआई आधारित राष्ट्रीय जनगणना पहल संस्था गृह मंत्रालय ने शुरू की है। गृह मंत्रालय इसका एकदम करेक्ट आंसर था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि जनगणना से जुड़ी सभी पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं। गृह मंत्रालय इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का मुख्य लक्षण क्या है? आपके चार ऑप्शन दिए गए थे। ए निर्यात रोकना, बी ऑप्शन था टैक्स बढ़ाना, सी ऑप्शन था लॉजिस्टिक लागत घटाना और डी ऑप्शन था आयात बढ़ाना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, लॉजिस्टिक लागत घटाना। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को बताया है कि जीडीपी के अनुपात में लॉजिस्टिक्स खर्च कम करना उसका इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 में भारत और किस देश के बीच अभ्यास इंद्रधनुष अभ्यास आयोजित किया गया था? आपके चार ऑप्शन दिए गए थे। ए फ्रांस, बी ऑप्शन था यूके, सी ऑप्शन था ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन था जापान, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यूके इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यूके के भारत और यूके के बीच अभ्यास इंद्रधनुष आयोजित किया गया था। इसी को बताया है कि इंद्रधनुष अभ्यास इंडियन एयरफोर्स प्लस रॉयल एयरफोर्स जो यूके की है के बीच होता है। इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स के बीच होता है। जो इंडियन एयरफोर्स है वह भारत की है और जो रॉयल एयरफोर्स है वह यूके की है। इन दोनों के बीच इंद्रधनुष अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड कमबैक अवार्ड मिला है? चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए नीरज चोपड़ा, बी ऑप्शन था पीवी सिंधु, सी ऑप्शन था ऋषभ पंत और डी ऑप्शन था रोहित शर्मा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ पंत इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि गंभीर चोट के बाद शानदार वापसी के लिए उन्हें यह सम्मान मिला था। ऋषभ पंत इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 में राष्ट्रीय ई बस सेवा नेशनल ई बस सेवा आयोजन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? चार ऑप्शन दिए गए थे आपको। ए निजी बसों को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन था ग्रामीण टैक्सी सेवा, सी ऑप्शन था शहरी परिवहन को इलेक्ट्रिक बनाना और डी ऑप्शन था रेलवे से जोड़ना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शहरी परिवहन को इलेक्ट्रिक बनाना इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को बताया है कि इस योजना का लक्ष्य शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाकर प्रदूषण कम करना है। यह इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 में भारत की पहली एआई बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम किस संस्था ने लॉन्च की है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए इसरो, बी ऑप्शन था आईएमडी और डी ऑप्शन था सी ऑप्शन था डीआरडीओ और डी ऑप्शन था आईआईटी दिल्ली, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, आईएमडी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को बताया है कि जो आईएमडी है इंटर जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मौसम पूर्वानुमान को सटीक बनाने के लिए एआई तकनीकी का उपयोग शुरू किया है। किसने? आईएमडी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पौधों में जल ऊपर की ओर किस प्रक्रिया से जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए परागण के द्वारा, बी ऑप्शन था विसरण के द्वारा, सी ऑप्शन था बाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा और डी ऑप्शन था केशिकात्व के द्वारा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी के कारण जो पौधों में जल है वह ऊपर की ओर जाता है। बाष्पोत्सर्जन खिंचाव इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया है कि पत्तियों से पानी के वाष्पन के कारण जड़ों में पानी ऊपर की ओर खींचता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मानव आंख में दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, यानी कि जो मायोपिया है में व्यक्ति कैसा हो जाता है? ऑप्शंस थे। ए पास की वस्तु नहीं देख पाता, बी ऑप्शन था दूर की वस्तु नहीं देख पाता, सी ऑप्शन था रंग नहीं पहचान पाता और डी ऑप्शन था रात में नहीं देख पाता, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। यह निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया में होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। यही बताया कि मायोपिया में व्यक्ति पास की वस्तुओं साफ देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं देख सकता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था,
कि 3 के बाद जिस प्रकार 9 आता है, 9 के बाद 27 आता है, 27 के बाद 81 आता है, आपको बताना है 81 के बाद जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या आएगा। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 162, बी ऑप्शन था 216, सी ऑप्शन था 243 और डी ऑप्शन था 324, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 243 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया हमने, इसको आप देख सकते हैं कि हर संख्या में 3 का गुणा हो रहा है, यानी कि जो 81 इंटू 3 यानी कि 81 गुणा 3 बराबर 243 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 5 का संबंध जिस प्रकार 130 से है, अब आपको बताना है 6 का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन दिए थे, 156, बी ऑप्शन था 180, सी ऑप्शन था 210 और डी ऑप्शन था 222, इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 156 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया है कि जो इसको मैंने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि 5 इंटू यानी कि 5 का वर्ग हो रहा था 25 और प्लस 1 यानी कि 5 इंटू 26 बराबर 130। अब आपको करना है 6 इंटू 6 का वर्ग प्लस 1 26, यानी कि 156 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पेन को अगर 48 लिखते हैं तो इंक को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन दिया गया था। 4 ऑप्शन थे, एक 36, बी ऑप्शन था 38, सी ऑप्शन था 40 और डी ऑप्शन था 42, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी 42 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मोहन दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, पहले वह बाएं मुड़ता है, फिर दाएं से दाएं, अंत में वह किस दिशा की ओर देख रहा है। 4 ऑप्शन थे, ए उत्तर, बी ऑप्शन था पूरब, सी ऑप्शन था पश्चिम और डी ऑप्शन था दक्षिण, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी पश्चिम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसका मैंने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत का पहला डिजिटल जनगणना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, ए 2024, बी ऑप्शन था 2025, सी ऑप्शन था 2026 और डी ऑप्शन था 2027, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 2026 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 2026 में डिजिटल जनगणना प्रस्तावित की गई थी। डिजिटल जनगणना 2026 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया है कि भारत में पहली बार पूरी तरह डिजिटल माध्यम से जनगणना कराने का निर्णय 2026 में लिया है, यानी कि डिजिटल गणना जनगणना 2026 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो आज की इस शिफ्ट में पूछे थे, यानी कि जितने क्वेश्चंस मिले हैं हमें उसका हमने 100% एनालिसिस किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।